हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं विलियम बटलर यीट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि इनकी लाइफ वर्क से रिलेटेड है। आयरिश पोइट है, आयरलैंड में इनका जन्म हुआ है, नोबेल लॉरिएट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोबेल प्राइज़ विनर है विलियम बटलर यीट्स। तो कब मिला इन्हें नोबेल प्राइज़? 1923 में मिला है, दिसंबर में। तो बाकी भी इनके लाइफ वर्क से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में विद फैक्ट आज हम इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which poem of Yeats provide the title for a book by Chinua Achebe? Chinua Achebe कौन है? अफ्रीकन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट राइटर है। ओके, अफ्रीकन राइटर है। ओके, तो अब क्या इनकी चिनुआ अचीव ने अपनी एक बुक का नाम रखा है इनके किसी वर्क से लेकर। तो यीट्स की वो पोयम है द सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग पोयम से इन्होंने वर्ड्स लिया है थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट, ये थिंग्स फॉल अपार्ट एक बुक का नाम है बाय चिनुआ अचीव। और ये जो इन्हें टाइटल लिया है द सेकंड कमिंग से लिया है। यीट्स की पोयम है द सेकंड कमिंग, इंपॉर्टेंट पोयम है स्टूडेंट्स। और ये जो पब्लिश हुई है 1920 में पब्लिश हुई है, यीट्स बाय W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स। विलियम बटलर यीट्स के लाइफ स्पैन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इनका जो बर्थ है 1865 एंड डेथ इज़ 1939। एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे इंडिया से भी रिलेटेड है इनके बारे में, दैट इज़ कि इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई गीतांजलि को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था तो इन्होंने उस वर्जन का प्रीफेस लिखा था विलियम बटलर यीट्स ने, W.B. यीट्स ने। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनके बारे में जो है। बाकी भी जो इनके पॉइंट है, आयरिश पोइट हैं, ट्रांसलेटर हैं, प्ले राइट है, एडिटर है, सिम्बॉलिस्ट है। सिंबल इन्होंने बहुत अपने पोएम्स को दिए हैं कि एक पोएम है एंड उसका एक हिडन मीनिंग है, सिंबॉलिक वे में उसका भी एक मीनिंग चलता है साथ में। तो वो ये इनके पोएम की विशेषता हो जाती है। सिंबॉलिक अगर पोएम आ जाए, सिंबॉलिज्म किसने ज़्यादा यूज़ किया है? दैट इज़ हमारे W.B. यीट्स। ये जाने जाते हैं मास्टरफुल यूज़ ऑफ सिंबॉलिज्म एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स। इन्होंने अपने आप को खुद को कुछ टाइटल्स दिए थे जैसे कि द लास्ट एक्विजेट, द लास्ट रोमांटिक, द लास्ट पोएट, द लास्ट ट्रेडिशनलिस्ट। ऐसे खुद को इन्होंने कुछ अपने आप को उपाधि या टाइटल दिए थे। इनका जो जन्म है सैंडी माउथ काउंटी डबलिन आयरलैंड में हुआ था और डेथ जो है इनका रॉकी वुडन प्लेस पे हुआ था स्टूडेंट्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके हैं। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो अभी कंप्लीट करते चले जाएंगे। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ईस्टर 1916, ऑल चेंज्ड अटरली अ डैश इज बॉर्न। बहुत ही फेमस कोटेशन है ये। ऑल चेंज्ड चेंज अटरली अ डैश इज बॉर्न। तो ये है पोएम ईस्टर 1916 की इंपॉर्टेंट कोटेशन। इसमें आएगा आंसर टेरिबली ब्यूटी। टेरिबली ब्यूटी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हम लोग ब्यूटी भी ऐड कर देंगे यहाँ। तो ये इसका आंसर है कंप्लीट द लाइन। तो ये पोएम है इनकी ईस्टर 1916। अब पोएम नेम आपको याद रखना है, जैसे कि फर्स्ट तो था सेकंड कमिंग, सेम ये है ईस्टर 1916 जो इनका पोएम है। और ये जो पोएम इनका पब्लिश हुआ है 1921 में। ओके, और इसकी ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है ऑल चेंज्ड अटरली अ टेरिबली ब्यूटी इज बॉर्न। तो कोटेशन वाइज भी पूछ लें तो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2001 मूवी फीचर्ड प्रोमिनेंटली अ लाइन फ्रॉम यीट्स पोएम स्टोलन चाइल्ड। यीट्स की इंपॉर्टेंट पोएम है स्टोलन चाइल्ड की लाइन कौन सी मूवी में यूज़ की गई? दैट इज आंसर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2001 मूवी है। उसमें जो इनका पोएम है स्टोलन चाइल्ड से लेकर कुछ लाइंस जो है यूज़ की गई हैं। स्टोलन चाइल्ड इनका इंपॉर्टेंट पोएम वर्क है और जो कि पब्लिश हुआ था 1889 में। कलेक्शन कौन से कलेक्शन में वो पब्लिश हुआ था? तो वो कलेक्शन नेम है द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओइजिन एंड अदर पोएम्स। लास्ट में इनके हम सारे वर्क्स एक साथ देख लेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बताती ही हूँ। यीट्स टॉमस्टोन कंटेन्स द कंक्लूडिंग लाइंस ऑफ विच ऑफ हिज पोएम। इनकी जो टॉमस्टोन पे कंक्लूडिंग कौन सी लाइंस लिखे थे और किस पोएम से थी वो लाइन वो पोएम का नाम पूछा है। तो आंसर इज अंडर बैन बलबन। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। की इंपॉर्टेंट पोएम है, पोएम वर्क है, एक एलजी है, पब्लिश हुआ था 1939 में। अंडर बैन बलबन जो इनके इसकी लाइन इनके टॉमस्टोन पर लिखी गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। वन ऑफ यीट्स लेटर पोएम्स गैदर अराउंड मी पर्नेलिट्स डील्स विद द मेमोरी ऑफ चार्ल्स स्टुअर्ट पर्नेल। हु वाज पर्नेल? तो इनकी पहले तो इन्होंने हमको बता ही दिया कि इनकी पोएम है गैदर अराउंड मी पर्नेलाइट्स। ओके, और ये किसके बारे में है? चार्ल्स स्टुअर्ट पर्नेल के बारे में इनकी ये पोएम है। तो है कौन ये पर्नेल? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ये
19th सेंचुरी के पॉलिटिकल रेवोल्यूशनर हैं। देखिए इसका आंसर है ये ऑप्शन लास्ट वाला। 19th सेंचुरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी से कनेक्टेड है वो हमारे चार्ल्स स्टुअर्ट पर्नर। उनकी इंपॉर्टेंट पोयम है, क्या नाम है उसका, गैदर अराउंड मी पर्नर लाइट्स। पोएम्स के नेम या कंसिडर करते चले आप लोग। विच वर्ड कंप्लीट द टाइटल ऑफ लेडा एंड द डैश एंड द वाइल्ड डैश एट कुल। तो देखिए ये इनकी जो पोयम है इसका टाइटल ही पूछ लिया कि क्या है, इसमें कौन से बर्ड का नाम आएगा, तो स्वान आएगा इसमें स्टूडेंट्स। इनकी पोयम है लेडा एंड द स्वान। लेडा एंड द स्वान इंपॉर्टेंट पोयम है और इसमें ग्रीक मिथ के बारे में इसमें इन्होंने बताया, माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में है ये पोयम इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेटेड टाइटल ऑफ यीट्स पोयम। यीट्स की पोयम से टाइटल कुछ अलग है, जैसे कि कोई डेट है ना, कोई डेट है, कोई मंथ है और कुछ ईयर है, तो ये उनकी पोएम्स के टाइटल हैं। तो कौन सा इसमें से नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज नवंबर 1918 नहीं है। बाकी ये सारी इनकी पोएम्स है। कूल पार्क 1929, सितंबर 1913 एंड 1919 ये इनकी पोएम्स के नेम है, टाइटल्स हैं, और नवंबर 1918 रिफ्लेक्शन नहीं है। Which Irish folk hero and Red Branch leaders fight with the sea was the subject of an early years poem. माइथोलॉजी को फॉलो किया है इन्होंने, अपने वर्क्स में पेश किया है। तो कौन से आयरिश के फॉक हीरो, जो फॉक टेल्स चलती हैं, क्षेत्रीय लोकगीत, तो उसके कौन से हीरो को इन्होंने रहे, वो कौन है ये देखेंगे हम लोग। एंड जो रेड ब्रांच लीडर्स थे जो कि फाइट करते थे सी से, वॉज द सब्जेक्ट ऑफ एन अर्ली ईट्स पोएम। अर्ली के ईट्स के शुरुआत की पोएम्स में वो रहे सब्जेक्ट, मेन रहे, वो हीरो रहे उनकी पोएम्स में। सो द आंसर इज क्यू लेन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्यू लेन इज द करेक्ट आंसर। और ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, फॉक हीरो है, फॉक कैरेक्टर है, जो कि ईट्स ने अपनी पोएम्स में इनको यूज़ किया है, इनको लिया है। Complete the opening line of sailing to Byzantium that is no country for। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका ये। इसकी ओपनिंग लाइंस पूछ रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड मैन। इस लाइन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें आएगा ओल्ड मैन। ओके, कंप्लीट द ओपनिंग लाइन। तो ये जो इनकी पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम की फर्स्ट लाइन है, ये ओपनिंग लाइन है। और क्या है? दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ओल्ड हमें याद रखना है, तो ऑप्शन में हमारे यहाँ ओल्ड मैन है, न्यू मैन है। करेक्ट आंसर इज ओल्ड मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पोयम बाय हीट्स ही कैचेज अ फिश which turns into a beautiful woman who promptly runs away from him। इनकी एक पोयम में क्या इन्होंने बताया कि एक फ़िश को कैच करते हैं जो कि ब्यूटीफुल वुमेन में टर्न हो जाती है और वो उनके पास है, वो चली भी जाती है। तो कौन है वो कैरेक्टर, वो दैट फिश, और जो टर्न हो जाती है विमेन में? आंसर इज़ एंगस। एंगस, ये ध्यान रखना, ये वर्ड जो है एंगस और ये जो है क्यूक्यूलेन, ये इनके पोएम्स के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इन्होंने यूज़ किए हैं। विच यूरोपियन सिटी वॉज विलियम बटलर यीट्स बॉर्न इन। कौन सी यूरोपियन सिटी में इनका जन्म हुआ है? यूरोप जो महाद्वीप है, तो इनका जन्म हुआ है डबलिन में। ओके, डबलिन इज द करेक्ट आंसर। आयरलैंड, डबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which poem begins where dips the rocky highland of Slewed Wood in the lake। तो कौन सी पोयम यहाँ से शुरू होती है, या किस पोयम की ये ओपनिंग लाइन्स है बाय यीट्स, किस पोयम की है? सो द करेक्ट आंसर इज द स्टोलन चाइल्ड। स्टोलन चाइल्ड की ये ओपनिंग लाइन है, वेयर डिप्स द रॉकी हाईलैंड ऑफ स्लीव्ड वुड इन द लेक। स्टोलन चाइल्ड इनकी पोयम है जो पब्लिश हुई थी 1889 में। और जो कलेक्शन है, किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स? तो ये पब्लिश हुई थी द वांडरिंग्स ऑफ ओइजिन एंड अदर पोएम्स। कलेक्शन नेम्स इसमें आपको भी याद रखें साथ में। एंड बाकी जो अदर ऑप्शन है ये भी इनके इंपॉर्टेंट पोएम, द सेकंड कमिंग, द लेक, आइजल ऑफ इनिसफ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द थिएटर फाउंडेड बाय यीट्स एंड लेडी ग्रेगरी इन डबलिन 1904। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने कौन सा थिएटर फाउंड किया था लेडी ग्रेगरी के साथ मिलकर डबलिन में 1904 में, और जो कि था आयरलैंड, डबलिन का नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड भी जिसको कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज द एबे थिएटर। द एबे थिएटर इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ रहे हैं यीट्स को और ना जाने एबे थिएटर के बारे में तो
वो आपका वेस्ट हो जाएगा इनको पढ़ना। एबे थिएटर इन्होंने फाउंड किया था 1904 में, किसके साथ मिलकर, ये भी नाम आपको याद रखना है, लेडी ग्रेगरी के साथ मिलकर। ओके, ऐसे भी घूम के क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और बनता है इस थिएटर का कि ये रीबिल्ड हुआ था, कब हुआ था, 1966 में रीबिल्ड हुआ था। हमको मेन 1904 याद रखना है, डबलिन आयरलैंड और लेडी ग्रेगरी, एबे थिएटर बाय विलियम बटलर यीट्स इन 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ईयर डिड यीट्स विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, कब जीता नोबेल प्राइज लिटरेचर का? सो द आंसर इज 1923। 1923, और ये ऐसे फर्स्ट आयरिश पोइट राइटर थे, ऑथर थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। आयरलैंड से पहले राइटर थे, पोइट थे जिन्होंने नेम फेम गेट किया स्टूडेंट्स, तो इम्पॉर्टेंट है ये। 1923 नोबेल प्राइज़ विनर विलियम बटलर यीट्स। फ्रॉम विच पोएम डज द नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिन्यू अचीव गेट्स इज टाइटल? तो चिन्यू अचीव की जो नॉवल है कौन सी, थिंग्स फॉल अपार्ट, मैंने बताया अभी ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, थोड़ा और घुमा के पूछ लिया है। तो जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिन्यू अचीव, जो कि अफ्रीकन ऑथर हैं, इन्होंने ये टाइटल कहाँ से लिया, किस पोयम से लिया? सो द आंसर इज द सेकंड कमिंग, द सेकंड कमिंग से लिया है इन्होंने ये टाइटल, जो कि विलियम बटलर यीट्स का द्वारा लिखा गया एक पोयम है। ओके, एंड अदर टाइटल भी इनके ही इंपॉर्टेंट वर्क है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लीजेंडरी आयरिश जायंट फीचर्ड इन सेवरल यीट्स पोयम एंड प्लेस? जैसे कि माइथोलॉजिकल उन्होंने कैरेक्टर अपने फॉक हीरो बना लिया उनको, ठीक है, वो यूज़ कर लिया अपने वर्क में, एग्नस को एंड कुकुलेन को। इसी तरह एक और पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा लीजेंडरी आयरिश जायंट है, लीजेंडरी यानी ऐसी कथा है, पौराणिक कथा है, उसमें जो जायंट का नाम आता होगा, इन्होंने भी अपने पोएम्स और प्ले में उसका यूज़ किया है, उसको भी रखा है। तो उसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, कुकुलेन। ओके, यही है वो आयरिश जाइंट है, ये लीजेंडरी आयरिश जाइंट है, इनकी हमें पोएम्स और प्ले में मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए कि अब ये किसने अपने वर्क में यूज़ किया है क्या, इनके कैरेक्टर है बाय यूज्ड बाय विलियम बटलर यीट्स इन हिज पोएम्स और प्ले। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ कुकुलेन्स वाइफ? अब इनकी वाइफ भी होंगी भाई, तो कौन थी उनकी वाइफ? इनको भी उन्होंने ले लिया होगा। आंसर इज़ ईफा, इसका जो प्रोनाउंस करेंगे हम लोग ईफा करके इसको बोलेंगे, क्योंकि कुकुलेंस की वाइफ थी, लेजेंडरी जायंट है, ये कैरेक्टर है, आयरिश लेजेंडरी कैरेक्टर है कुकुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द आयरिश गॉड फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ लव एंड लवर्स इन आयरिश माइथोलॉजी? तो आयरिश माइथोलॉजी में कौन है उनके आयरिश गॉड जो कि लव और लवर्स से रिलेटेड हैं? आंसर इज एंगस, एंगस इज़ द करेक्ट आंसर। तो आयरिश गॉड है ये, और इनका कनेक्शन है माइथोलॉजिकल है, ये आयरिश माइथोलॉजी में इनका नाम हमको देखने को मिलेगा एंगस का। और बटलर विलियम बटलर यीट्स ने इनको यूज़ किया अपने वर्क में, इनके बारे में बताया है इनका नेम, तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। द लास्ट स्टेंजा ऑफ विच पोएम रिटन बाय यीट्स डिस्क्राइब हिज ग्रेव साइट? तो इनका वर्क है अंडर बेन बुलबेन, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस पोएम का जो लास्ट स्टेंजा है वो इनकी ग्रेव साइट को डिस्क्राइब करता है। ओके, और ये क्या है, एलजी है, इसी की लाइंस इनके स्टोम पे लिखी हैं, बताया था स्टार्टिंग में भी, पब्लिश हुआ था ये वर्क इनका 1939 में। ओके, और एक साल पहले 1938 में लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द चर्चयार्ड वेयर यीट्स वॉज इंटर्ड अ सेकेंड एंड फाइनल टाइम। इम्पॉर्टेंट है, इनके डेथ से रिलेटेड है क्वेश्चन है कि इनकी डेथ जैसे कि हो गई थी 1939 में, पर क्या होता है इनके विल के अकॉर्डिंग, अंतिम इच्छा के चलते 1948 में इनको वहाँ से ले जाकर फाइनली और सेकंड टाइम इनको कहाँ किया था इनका अंतिम संस्कार? तो आंसर इज ड्रम क्लिफ चर्चयार्ड जो था डबलिन आयरलैंड में, वहाँ इनका दोबारा सेकंड टाइम इनको लेके इनका किया गया था 1948 में। ओके, ये आपको याद रखना है। और डेथ इनकी जो हुई थी वो 1939 में हुई थी, इसीलिए ये पॉइंट बार बार आएगा आपका। और प्लेस हमको याद रखना है ड्रम क्लिफ इन डबलिन आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड विलियम बटलर यीट्स गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? 1923। विच क्लब डिड विलियम बटलर यीट्स को फाउंड? तो कौन सा क्लब इन्होंने को फाउंड किया था? को फाउंड यानी किसी के साथ मिलकर।
ओके, वो किसके साथ किया था वो भी बताएंगे हम। तो आंसर इज़ राइमर्स क्लब। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनके वर्क तो इम्पोर्टेंट है, पर इनके जो क्लब हैं, सोसाइटीज़ जो इन्होंने ज्वाइन किए थे, थिएटर वाला क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो लीजेंडरी कैरेक्टर्स अपने वर्क्स में यूज़ किए सिंबॉलिक वे में। ओके, तो राइमर्स जो क्लब है इन्होंने को फाउंड किया था इन 1891 किसके साथ मिलकर? अर्नेस्ट राइस के साथ मिलकर, अर्नेस्ट राइस के साथ मिलकर। राइमर्स क्लब, राई राई यही वर्ड है। ओके, अर्नेस्ट राइस एंड विलियम बटलर यीस्ट 1891 में इन्होंने इसको को फाउंड किया था। क्लब का नाम है राइमर्स क्लब। विच सोसाइटी डिड विलियम बटलर यीट्स ज्वाइन? सोसाइटी, क्लब तो हो गया राइमर्स, अब सोसाइटी भी इन्होंने कोई सी ज्वाइन करी थी, दैट इज़ थियोसॉफिकल सोसाइटी। बहुत ही डीप स्टडी करती है ये सोसाइटी और हर रिलीजन को अच्छे से पढ़ना, उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो सभी को बताए जा सकते हैं, इस तरह से ये सोसाइटीज़ काम करते हैं। और ये इन्होंने उसको ज्वाइन किया था। हमें याद रखना है सोसाइटी का नेम जो उन्होंने ज्वाइन किया था, दैट इज़ थियोसॉफिकल सोसाइटी। और 1880 के समय शायद उन्होंने ये ज्वाइन किया था। हु रिफ्यूज टू मैरी विलियम बटलर यीट्स इन 1899? तो अब हम जब विलियम बटलर यीट्स को पढ़ते हैं तो मॉड गॉन को पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो लेडी थी, इनको इन्होंने 3 बार प्रपोज किया था, इन्होंने मना कर दिया था। वही है रिफ्यूज़ टू मैरी, तो इन्होंने 1899 लिखा है, अदरवाइज क्वेश्चन बनता है 2 से 3 बार इन्होंने इनको प्रपोज किया था, इन्होंने मना कर दिया था। मॉड गॉन, मॉड गॉन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये रेवोल्यूशनिस्ट थी जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती हैं। इनके जो फादर थे विलियम बटलर यीट्स के, जॉन बटलर यीट्स, उनके जो कि लॉयर थे, उनसे मिलने आई थी ये किसी काम से, तब इन्होंने इनको पहली बार देखा। और फिर इनको, ना कि इनके जो क्वालिटीज़ थी, जिस तरह से महिला, सशक्त महिला, उससे तो प्रभावित नहीं हुई, बल्कि उनकी ब्यूटी से प्रभावित हो गए थे, मॉड गॉन से, और उनको इन्होंने किया प्रपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्ले मॉड गॉन प्लेड द टाइटल रोल व्हेन इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन डबलिन? तो कौन सा प्ले था जो डबलिन में परफॉर्म हुआ था, पहली बार डबलिन में परफॉर्म हुआ था, जिसमें मॉड गॉन ने लीड रोल निभाया था, टाइटल रोल निभाया था? तो टाइटल है उस प्ले का ये कैथलीन हॉलीहॉर्न, कैथलीन हॉलीहॉर्न। तो ये यही कैरेक्टर इन्होंने निभाया था मॉड गॉन ने। मॉड गॉन विलियम बटलर यीट्स इंपॉर्टेंट, विलियम बटलर यीट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाएंगे ये, इनकी बायोग्राफी में हम इन्हें ज़रूर पढ़ेंगे मॉड गॉन को। विच प्ले ऑफ विलियम बटलर यीट्स वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1916? इनका कौन सा प्ले जो सबसे पहली बार परफॉर्म हुआ था 1916 में, 1916 में? तो इसका आंसर है एट द हॉक्स वेल। ये इम्पॉर्टेंट प्ले है, इससे आपको ये भी याद रखना है कि ये एक प्ले है, नॉट पोएम, और ये जो प्ले है बाय यीट्स है। ओके, 1916 में पहली बार परफॉर्म हुआ था, इम्पॉर्टेंट है ये। व्हेन डिड विलियम बटलर यीट्स पब्लिश द वाइल्ड स्वान एट कुल? तो ये जो है स्वान आपको याद रखना है, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में कंप्लीट किया था लाइन, तो कौन सी बर्ड्स है? स्वान है। तो ये पब्लिश कब हुआ था इनका ये वर्क? 1917 में हुआ था, द वाइल्ड स्वान एट कोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मैनी ईयर्स वॉज विलियम बटलर यीट्स मेंबर ऑफ द आयरिश सीनेट? आयरिश सीनेट या आयरलैंड की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें ये कितने साल तक रहे उसके मेंबर? सो द करेक्ट आंसर है 8 ईयर्स तक ये रहे। स्टूडेंट्स देख लेंगे हम, 8 ईयर्स तक रहे उसके मेंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 29 जो है आज का देखें हम, व्हेन डिड विलियम बटलर यीट्स डाइड? इनकी मृत्यु कब होती है? सो द आंसर इज 28 जनवरी 1939। जो है 1939 उनको याद रखना है। और उनका जन्म कब हुआ है? 1865 में हुआ है। 1865, आयरिश पोएट है, आयरलैंड डबलिन में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड विलियम बटलर डाई? तो इनका जो डेथ हुआ है, ये जो प्लेस हमको स्पेशली याद रखना है, रॉक ब्रून। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विलियम बटलर यीट्स के नोबेल प्राइज़ विनर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी क्वालिटी है पोएम की सिंबॉलिज्म, ट्रेडिशनल पोएम लिखते हैं। गीतांजलि के इंग्लिश वर्जन का प्रीफेस इन्होंने लिखा है। आयरिश पोएट है, प्ले राइट, एडिटर, ट्रांसलेटर है। इनका क्लब था राइमर्स क्लब, सोसाइटी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, थिएटर है द एबे थिएटर। ये 3 पॉइंट याद रखना, एबे थिएटर, द राइमर्स क्लब एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्योंकि स्टूडेंट्स आपका जो एग्ज़ाम है
लास्ट मोमेंट चल रहा है उसका, दैट इज़ वाई। इसी तरह आप पॉइंट बार बार सुने और उसको कवर करें, क्लियर करें। एंड स्टूडेंट्स फाइनली एक बार हम इनकी पोइट्री वर्क एक साथ देख लेंगे, और पोइट्री, प्लेज एंड अदर वर्क्स। तो द वांडरिंग ऑफ ऑइजिन एंड अदर्स, देखिए ये इनका जो पोएम का कलेक्शन है, इसमें कई सारी पोएम्स हैं, 1889 में आया था, और इसी में इनकी स्टोलन चाइल्ड पोएम भी पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स। ओके, द काउंटेस कैथलीन एंड वेरियस लेजेंड्स एंड लिरिक्स, ये भी इनका पोइट्री वर्क है, 1892। इन द सेवन वुड्स 1903, एंड Responsibilities and Other Poems, The Wild Swan at School, Michelle Roberts and द डांसर। तो इस कलेक्शन में ईस्टर 1916 पोएम पब्लिश हुई थी, ईस्टर 1916 पोएम इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, मिशेल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। द टावर इज ऑल्सो पोइट्री वर्क ऑफ विलियम बटलर यीट्स एंड द वेंडिंग स्टेयर्स एंड अदर पोएम्स। स्टूडेंट्स इनके नेम थोड़ा फोकस कर ले। कलेक्शन है जो वांडरिंग ऑफ ऑइजन एंड अदर पोएम्स, द काउंटेस कैथलीन, सेवन वुड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द वाइल्ड स्वान एट कूल, मिशेल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, द टावर एंड द वेंडिंग स्टेयर्स एंड अदर पोएम्स। अगेन इनके हम प्ले भी देख लेंगे साथ में। शॉर्ट में हम इनकी, जैसे कि अब MCQs हैं, जितना ज़्यादा इसमें हम नॉलेज पुट कर दें तो अच्छा रहेगा आप लोग लिए एक प्लेस पे। मुसाडा इनका जो प्ले है 1886 में आया। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर, डरम्यूड एंड ग्रेनिया, कैथलीन हॉलियन, जिसमें कि हमारी इनकी जो मॉड थी, गॉड मॉड, इनकी जो जिनको उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने इसमें मेन कैरेक्टर लीड किया था। ऑन बैलेंस स्ट्रेंड, द काउंटेस कैथलीन एट द हॉक्स वेल, ये इंपॉर्टेंट इनका फर्स्ट पहली बार जो पब्लिश हुआ था इनका ये प्ले 1916 में। द रिसरेक्शन एंड फॉरगेटरी। अदर वर्क्स में अ विजन, अ कर्स ऑफ फायर्स एंड द शैडो, ऑक्सफोर्ड ऑफ मॉडर्न विजन। इसमें से इनका ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स, एट द हॉक्सवेल एंड कैथलीन नी हॉलियन। और मुसाडा जो है 1886 में आया था, पहला प्ले देख लो इनका। ऐसे प्ले वर्क्स हो गए स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हमने विलियम बटलर यीट्स को बहुत ही शॉर्ट में कवर किया है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इस वीडियो को आई होप कि आपकी हेल्प हो इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, एंड प्लीज़ इस मौके पे आप इसको शेयर ज़रूर कर दें, जो नीडी पर्सन है इस समय, तो उनको हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।